हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। प्रीवियसली हम लोगों ने 2013 में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने कवर अप किया नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी जो न्यू कंसेप्ट है 2013 के अंदर। क्लियर। फिर हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने काइंड ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियसली। जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो वो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख के आओ, फिर ये वाला लेक्चर हमारे पास पार्ट 2 तब समझ में आएगा। क्लियर। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि कंपनी हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। इन दैट केस जो भी कंपनी के डेट्स हैं, जो भी कंपनी का उधार है, उसको चुकता करने के लिए जो भी उसके मेंबर्स हैं वो कितने पोर्शन तक लायबल रहने वाले हैं कि हम कब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो एज पर अकॉर्डिंग टू दीज 3 थिंग्स है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी बेसिकली बर्डन है कि मान लो कल को कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, सो इन दैट केस जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो कितने कितने प्रोपोर्शन तक लायबल रहने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय इट्स शेयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें क्या बोला गया कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो सिर्फ और सिर्फ अनपेड शेयर्स के लिए ही लायबल रहेंगे। जो शेयर्स के पैसे उन्होंने पहले ही पे कर दिए हैं उस चीज के लिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। मान लो कि शेयर की वैल्यू कितनी है 100 में से 60 रुपए उन्होंने पे कर दिया और रिमेनिंग कितना रह गया 40, तो सिर्फ और सिर्फ कितने अनपेड शेयर्स रहे 40, तो दे आर गोइंग टू लायबल फॉर ओनली 40 शेयर्स। क्लियर। तो इस केस में हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। लिमिटेड मतलब अप टू दिस एक्सटेंट ओनली, होल अमाउंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक थिंग। दूसरा हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। इट डिफाइंस दैट कि जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो कल को कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और उसका उधार ज्यादा खड़ा है, सो इन दैट केस जितना प्रपोर्शन कैपिटल या फिर शेयर उसने इंट्रोड्यूस किया है प्लस हम लोग उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे अटैच कर लेंगे अगर हम लोग अपनी जो कंपनी है उसके जो भी डेट है उसको चुकता नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि हम लोग उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लेते हैं उस केस में अगर कंपनी किसके अंदर फॉर्म हुई है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर। ठीक है। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, क्योंकि आपको पेपर में मैच द फॉलोइंग्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना। उस केस में हमें पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन और सबसेक्शन किससे मैच करता है। थर्ड वन वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। अब इसमें क्या है कि भाई हमारे पास जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, क्लियर, कि वो और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या चीज कि कंपनी के जो हमारे पास जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेसिकली, क्लियर, MOA के अंदर हम लोग कहते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिफाइन करते हैं, कंपनी किस पर्पस के लिए जो है इनकॉर्पोरेट हुई है वो चीज हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द गारंटी, या फिर हम लोग कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो क्या क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, कितने एसेट्स अटैच करेंगे जब कंपनी लिक्विडेट होगी, क्या पे करने के लिए, डेट्स पे ऑफ करने के लिए। तो ये 3 चीजें आपको जरूरी है याद रखनी, प्लस इसके सेक्शंस। दिस इज ऑल अबाउट लायबिलिटी। क्लियर। चलें आगे। यस। नेक्स्ट वन वी हैव कंपनी फॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। प्रीवियसली अगर 2019 के एग्जाम के बारे में बात करें तो वहां पे जो हमारे पास कैसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना, इनकम टैक्स में से हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हम ITR फाइल करते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं। इवन आपके वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, बट स्टिल जो चीज़ हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो हमें करके रखनी चाहिए। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के, कोई भी कंपनी फॉर्म कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है, बनती कैसे है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रमोशनल स्टेज। प्रमोशनल स्टेज के अंदर हम लोग आइडियाज डेवलप करते हैं। ठीक है। आइडियाज डेवलप करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कि कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसमें हम लोग, ये बेसिकली प्रीलिमिनरी स्टेज है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे MOA बनाते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या इसमें डायरेक्टर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
क्लियर। फिर हमारे पास क्या बनाते हैं हम लोग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ऑल दिस पार्ट आर व्हाट, प्रमोशनल स्टेज। प्रमोशनल स्टेज के अंदर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कितना फंड अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से हम लोग इस चीज को इकट्ठा करेंगे। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी स्टेज, या फिर हम लोग कहते हैं प्रमोशनल स्टेज, जहां पे हम एक्चुअल में अपनी कंपनी को क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि कल को भाई कि ये कंपनी भी एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना, कोई इस नाम से भी कंपनी है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज आती है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जब हम एक्चुअल में अपनी कंपनी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं एस्टैब्लिश। क्लियर। थर्ड वन वी हैव कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग बेसिकली कहते हैं ना कि हम लोग पब्लिकली क्या करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे अपने शेयर्स को, कि कितना इक्विटी लगाना है, कितना डेट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कितना पैसा हम लोग अपना लगाने वाले हैं इक्विटी में, और कितना डेट मतलब बाहर से मंगाने वाले हैं। अगर मैं प्राइवेट के बारे में बात करूं तो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना, वहां से पैसा नहीं मंगा सकते, ठीक है। अगर वही चीज हम लोग पब्लिक कंपनीज के बारे में बात करें तो वो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करके जो है सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ वन वी हैव कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, के हमारा बिजनेस कैसे स्टार्टअप होगा। क्लियर। तो इसके लिए एक बार जो है प्रीवियस वाला देख लेना कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है किसमें कंपलसरी और किसमें कंपलसरी नहीं है, प्लस इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं कि जब वो कोई भी कंपनी फॉर्म हो रही है तो हमारे पास सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर पाते हैं, उसको स्टार्टअप। सो ऑल दिस 4 स्टेजेस आर द पार्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। क्लियर। फिर हमारे पास आती हैं ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। अब देखो सबसे पहले वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैनेजमेंट ऑफ कंपनी पढ़ लेते हैं कि कोई भी कंपनी, जब हम लोग कह रहे हैं कि कंपनी हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि हम लोगों ने उसको बनाया है, ठीक है ना, नेचुरल नहीं है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये बेसिकली क्या करने वाली है, रिप्रेजेंट करने वाली है किसको, मतलब जो ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक है, उन्होंने बनाई है ये कंपनी। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इस कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कंपनी तो बना दी हमने, बोला एनएस एंटरप्राइजेज एक कंपनी है, इस कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसके डायरेक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज में कि कौन कौन इसका पार्ट होगा, सबसे पहले आते हैं हमारे डायरेक्टर्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 स्टेट्स दैट कि कंपनी बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ, द पर्सन बाय हुम द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कैरिड। बेसिकली हम लोग किसी भी कंपनी को उसके डायरेक्टर्स के थ्रू जानते हैं, वही डायरेक्टर्स फर्दर ऑन पब्लिक में उसको रिप्रेजेंट कराने में हेल्प करते हैं। कहाँ मेंशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर, 34 के अंदर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है ना। सो इन्होंने देखो नॉट ले डाउन एनी स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि कोई भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैंडेटरी या फिर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी कंपनीज एक्ट 2013 में। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो हमारा AOA है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग बताते हैं ना कितने जो मेंबर्स हैं उनकी एक्चुअल में क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या पावर्स हैं, या फिर क्या क्वालिफिकेशन है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग रिस्ट्रिक्शन या फिर उसके क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, इवन शेयर्स भी बता सकते हैं कि कितने शेयर्स तक वो लेगा। बट कंपनीज एक्ट 2013 में ना ही उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बताया है, ठीक है, ना ही उसके क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के ऊपर बताया है कि कितने शेयर्स जो हैं उसको हेल्ड करने पड़ेंगे कंपनी के एक डायरेक्टर बनने के लिए। क्लियर। मैंने कल देखो आपको जब 1 पर्सन कंपनी बताई थी, 1 पर्सन कंपनी में हमारे पास जो है कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैंने आपको बताया कितने मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम टू मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने, 15। तो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। बट अगर 15 से ज्यादा हम लोग कराना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि 15 डायरेक्टर से ज्यादा, तो 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी हो सकते हैं थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करने के बाद।
अगर कंपनी चाहती है कि और ज़्यादा डायरेक्टर्स को हम लोग, मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी में हो सकते हैं। पहली जो नंबर 1 कंसेप्ट हमारे पास न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, 1 पर्सन कंपनी, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने, 15, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, चाहे हमारे पास 1 पर्सन, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। ठीक है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। ठीक है, प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने, 15। बट अगर 15 से ज्यादा कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है थ्रू पास देयर स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करने के बाद। क्लियर है? अब देखो, एक हम लोग कहते हैं कि कम से कम अगर हम लोगों ने एक डायरेक्टर, ये बात करते हैं कि एक डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, ठीक है, कितनी कंपनीज, सॉरी, कोई भी एक डायरेक्टर कितनी नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है एक टाइम के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है कि कोई भी एक बंदा, मान लो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो एक इंडिविजुअल टाइम के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो कितनी नंबर ऑफ कंपनीज में जो है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो ये मेंशन है हमारे पास 2013 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफाइन किया। तो एक डायरेक्टर कम से कम 20 कंपनीज के अंदर जो क्या कर सकता है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। बट अगर वो उससे ज्यादा टाइम जो है कहीं और पे डायरेक्टर है, कहीं और अपॉइंटेड है, तो विद इन 6 मंथ्स उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर वो एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। क्लियर? अब ये होल टाइम है कि वो कुछ है, वो स्पेसिफिक अलग अलग है, उतना डेप्थ में अपने को नहीं जाना, इतना सफिशिएंट है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट वन, पावर्स ऑफ द डायरेक्टर। अब हम लोग कह रहे हैं ना कि कंपनी को जो रिप्रेजेंट करने वाला है लोगों को, वो कौन है, डायरेक्टर। अब बेसिकली डायरेक्टर की पावर क्या क्या है, तो ये पावर्स जो है वो मेंशन है हमारे पास सेक्शन 179 के अंदर। सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पावर्स बताई गई कि कोई भी डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर हो सकती हैं। सेक्शन 180, ध्यान रखना, सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर 2013, ठीक है, सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया है, रिस्ट्रिक्शन, डायरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। 179 में पावर्स, 180 में रिस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक चीज याद कर लेना, 170 से लेके 180, 181, 182, सेक्शन 183, ये सारे सेक्शन ना एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आपको यहां से आ सकता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जनरल पावर कि सेक्शन 179 में, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सी पावर्स एक डायरेक्टर को मिलती हैं। तो जो भी कंपनी कर सकती है वो एक डायरेक्टर भी काम कर सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर सकते हैं। देखो, बोर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स, वो सारी के सारे पावर कर सकता है, ठीक, मतलब कहने का मतलब वो सारे काम कर सकता है। डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज, जो काम कंपनी कर सकती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काम कर सकते हैं। क्लियर? एंड टू, अब इसमें क्या है, एंड डू मतलब जो भी कोई कंपनी, एक हम लोग कहते हैं ना कि हम बेसिकली कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस बताया गया होगा कि ये जो कंपनी है किस बिहाफ पे जो है सेटअप हो रही है, ठीक है ना, इसका बेसिकली पर्पस क्या है। तो उस बिहाफ पे वो काम डायरेक्टर भी कर सकते हैं जो एक कंपनी कर सकती है, क्योंकि एज अगर हम बात करें कि डायरेक्टर भी तो कंपनी को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं ना, तो जो कंपनी करेगी वो डायरेक्टर भी करेंगे, बट सब्जेक्ट टू 2 रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या है, नंबर 1 वी हैव जर्नल मीटिंग। अब इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई चीज हमने अपनी जर्नल मीटिंग के अंदर डिफाइन कर दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई ये चीज जो है नहीं होगी, सो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो वो चीज। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो जब हमने जनरल मीटिंग कंडक्ट करी, हमने जनरल कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग में अगर कुछ चीज डिसाइड हुई है कि एक डायरेक्टर को सिर्फ इतनी ही सैलरी मिलेगी या एक डायरेक्टर ये काम नहीं कर पाएगा, सो इन दैट केस, क्योंकि वो सबकी सलाह के साथ हुआ होगा, सो इन दैट केस वो माना जाएगा। क्लियर? सो द फर्स्ट, द बोर्ड शैल नॉट डू एनी एक्ट विच इज टू बी डन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो अगर वहां कुछ डिसाइड हुआ है तो फर्दर ऑन वो डायरेक्टर पे भी रिस्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी वी हैव the board shall exercise the power subject to provision containing as per according to memorandum of association। जो भी हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर या फिर हम लोग कहते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर
ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो चीजें मेंशन है, अगर वहां कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा है तो वो पावर्स जो है कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसी के अंतर्गत मतलब उसी के अंडर आके ही वो चीज जो है रूल कर सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? चलें आगे। चलो जी, पावर्स टू एक्सरसाइज एट बोर्ड मीटिंग। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि 179 के अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं वो उनके पास क्या क्या पावर्स जो है अवेल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सबसेक्शन 3 अंडर 179। अब इसमें है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर कि स्पेशली जो हमारे पास बोर्ड मीटिंग्स होती है उसके अंदर वो और क्या क्या चीजें जो है रूल आउट कर सकते हैं। नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मीन ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। अब मान लो कि जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो चीजें हमारे पास मेंशन नहीं है, ठीक है, वो पावर्स उनको नहीं दी गई, नहीं डेलीगेट करी गई, सो इन दैट केस वो चीजें हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करके कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कितने हो सकते हैं? 15, बट दे कैन अपॉइंट मोर देन दैट, ठीक है ना, बट किसके थ्रू? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अब यहाँ पे कौन सी पावर मिलती है? अगर उनको कोई भी अनपेड शेयर्स के लिए कॉल्स मंगानी है, मतलब दोबारा से उसके लिए कॉल करनी है तो वो कर सकते हैं। दे कैन इवन इशू डिबेंचर्स, दे कैन इवन इशू सिक्योरिटीज, दे कैन मेक लोन्स, ठीक है, लोन्स मंगा सकते हैं, बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, चाहे डिबेंचर्स से मंगाए चाहे जैसे मर्जी वो पैसा जो है मंगा सकते हैं। देन वी हैव इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी के फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास ऑन किया जा सकता है। देन टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या रिपोर्ट्स है वो भी हम स्पेशल रेजोल्यूशंस के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ यही चीजें हम लोग बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हमने मेंशन किया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस करेंगे वो कारपेट बनाने का ही करेंगे हम लोग, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया जाता है पर्पस कि कंपनी का नाम क्या होगा। अब मान लो कंपनी ने ये छोड़ के कुछ और भी बनाना स्टार्ट कर दिया, फर्दर ऑन एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही, एन नंबर ऑफ थिंग्स उसने स्टार्टअप कर दिया। सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करके वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने किसको? बिजनेस को भी। क्लियर है? ये देखो ये सारी चीजें जो हमें हैं वो फर्दर ऑन, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वहां पे स्पेसिफिक होगा कि कौन से सेक्शन के अंदर या कौन सी मीटिंग्स के अंदर उनको ये पावर्स दी गई हैं। अब मिक्स मत कर देना सारा का सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन वी हैव जर्नल मीटिंग। अब जर्नल मीटिंग में कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? नंबर 1 वी हैव सेल और लीज ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग, ठीक है, कि कोई चीज जो है किस पे लेनी है, सेल पे करना है या फिर उसको उधार पे देना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर, उसको और कितना एक्सटेंड करना है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ द कंपनीज एसेट्स इन सिक्योरिटी अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटी। देन वी हैव बोरोइंग ऑफ मनी बियॉन्ड द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि हम लोग और कितना बोरो कर सकते हैं। देखो पेड अप कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमें कितना पैसा की जरूरत होती है? 5 लाख। मिनिमम टू मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है? 5 लाख। और अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए हमारे पास मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है? 1 लाख। ये पेड अप कैपिटल के बारे में बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इज टोटली डिफरेंट। पेड अप कैपिटल जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स जो है वो मंगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेड अप कैपिटल के थ्रू ही हम लोग सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग बोरोइंग भी कर सकते हैं बियॉन्ड देयर पेड अप कैपिटल, ठीक है। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन टू एनी चैरिटेबल फंड बियॉन्ड ₹50,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने डिफाइन किया है किसी भी चैरिटेबल फंड में कितना हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव 5% और द 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स विच एवर इज ग्रेटर। तो दोनों में से चाहे 50,000 चाहे पिछले 3 सालों के अंदर जो भी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना 5% एवरेज कर लो। कहने का मतलब क्या, ये 2020 चल रहा है ना, 2017
2018, 2019 इसके नेट प्रॉफिट्स उठाओ और इन नेट प्रॉफिट्स का एवरेज कर लो, और एवरेज का कितना 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, 3 सालों की एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 3, उसका 5% जो है आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो चैरिटेबल फंड के अंदर। मान लो वो 70,000 आता है और ये कितना है 50,000, तो आप लोग 70,000 का जो है चैरिटेबल फंड में डोनेट कर सकते हो। क्लियर है? चलें आगे, इतना पॉइंट आई थिंक क्लियर है। यस, नेक्स्ट वन रूल 8। अब ये कहाँ मेंशन है, कंपनीज रूल 2014 के अंदर। अब इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। देखो, टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कि हम लोग जो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। देन वी हैव अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, कि कौन कौन बंदा हम लोग फर्दर ऑन अपॉइंट करना है कि उसको रिमूव करना है। देन वी हैव अपॉइंटमेंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। अब देखो, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कौन से रूल के अंदर या किसके अंदर हम लोग इसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अपॉइंटमेंट और रिमूवल हमारे पास रूल 8 में है। ये किसके अंदर मेंशन है, कंपनीज रूल 2014 के अंदर, ठीक है। देन दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टेक नोट ऑफ द डिस्क्लोजर डायरेक्टर इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग, कि कितना डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा किसमें, कंपनी के अंदर, कितनी शेयर होल्डिंग है, ठीक है ना। वो सब कुछ जो है हम लोग कहाँ पे रूल कर पावर है उसको रूल 8 के अंदर, ठीक है ना। टू एक्सेप्ट और रिन्यू और रिव्यू द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है ना। ये सब कुछ कहाँ पे है हमारे पास, रूल 8। सो दीज ऑल अबाउट रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 प्रोवाइड दैट द फॉलोइंग पावर शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड नेमली। अब इनके थ्रू हम लोग ये चीजें क्या कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। अदर पावर्स और हमारे पास कौन सी हैं, देखो जी, 5th वन वी हैव अदर पावर्स इन एडिशन टू द आइटम रेफर्ड अबव। जो भी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया उसके बावजूद भी हमारे पास फॉलोइंग पावर्स हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स कौन सी अगर शेयर इशू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन वी हैव अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, दे कैन इवन अलॉट एंड शेयर डिबेंचर, दे कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड एमडी। अब एक बात ध्यान रखना, हम लोगों ने बोला कि किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो डायरेक्टर्स हैं, अगर मैं एमडी के बारे में बात करूं दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक होता है हमारे पास होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है ना। होल टाइम डायरेक्टर एक डायरेक्टर से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक होल टाइम डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर्स भी किसी कंपनी में हो सकते हैं, बट मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एक हमारे पास क्या मैनेजर, किसी भी कंपनी में सिर्फ एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा हम लोग एमडी हायर नहीं कर सकते एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है पॉइंट? देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि वहां पे यही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट। अब अपने को अगर पता नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर तो क्वेश्चन में ही, आपको तो कुछ लिखना नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ टिक करना है जो चीज गलत है या जो चीज सही है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी पता है तो आई थिंक आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ डिमांड नहीं करता एनटी आपसे, इतना डिमांड नहीं करता कि आपको बहुत कुछ पता हो, क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ ऑल दीज पॉइंट आर द बेसिक पॉइंट, है ना। चलें आगे। यस, देन वी हैव मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें हमारी कंपनी को मर्ज करना है किसी और कंपनी में या एक्वायर करना है किसी और कंपनी में, तो कहाँ पे है भाई, ये पावर फर्दर ऑन अलग से है। देन वी आर गोइंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, ठीक है ना। हम लोग उसको भी, जो बोनस शेयर्स हैं उसको भी इशू कर सकते हैं। दीज आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब कोई भी डायरेक्टर है जो कंपनी का, उसकी बेसिकली ड्यूटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि कोई भी जो डायरेक्टर है वो हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें मेंशन है उसके बाहर जाके वो काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, टू एक्ट इन गुड फेथ एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड इट्स मेंबर। ऑफ कोर्स जो भी वो काम करेगा वो हमेशा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, और जो काम करने लगा है उससे ना ही कंपनी का नुकसान होना चाहिए ना ही उसके मेंबर्स का, ठीक है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें क्या है कि जब हमारे पास मीटिंग्स होती हैं, वो हमारे पास जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी होंगी, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन भी जाएंगे, हम लोग वर्चुअल मीडिया भी यूज करेंगे। सो उसके थ्रू हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते बीइंग अ डायरेक्टर जिससे हमारी कंपनी को या हमारे मेंबर्स को, ठीक है, कोई और नुकसान पहुंचाए। देन नेक्स्ट वन, टू एक्सरसाइज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर
ड्यू डिलिजेंस एंड इंडिपेंडेंस। अब बेसिकली क्या है कि बीइंग अ डायरेक्टर, अब ड्यूटी बनती है उसकी कि क्या क्या चीज़ें वो डेलीगेट कर सकता है और क्या क्या चीज़ें डेलीगेट नहीं कर सकता, तो प्रॉपर टेक केयर के साथ उसको वो चीज़ें जो है परफॉर्म करनी है, ठीक है, अपने ऊपर जो है सारा बोझ लेके। देन वी हैव नॉट टू इन्वॉल्व इन सिचुएशन विच माइट कन्फ्लिक्ट द कंपनीज इंटरेस्ट। पहले भी बात पढ़ ली कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा या ऐसी किसी भी सिचुएशन का वर्डिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा जो बेसिकली कंपनी के खिलाफ हो, ठीक है। देन वी हैव नॉट टू अचीव अटेम्प्ट फॉर अनड्यू गेन एडवांटेज हिमसेल्फ और रिलेटिव्स। हम, मेरे को देखो, मुझे पता है कि मेरी कंपनी के शेयर्स जो हैं बढ़ने वाले हैं, मैं कंपनी में काम करती हूँ ना, कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो चलो डायरेक्टर्स की पावर है, इवन की मेंबर्स और स्टाफ के भी हम जो है, ये तो हम लोग ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल्सो आर द ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स, दीज ऑल्सो आर द ड्यूटीज ऑफ स्टाफ। कि अगर मेरे को किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि मान लो किसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के जो शेयर हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो अब ऐसा ना हो, चाहे मैं खुद के फायदे के लिए या चाहे किसी भी अपने रिलेटिव के फायदे के लिए, उनको आज की रेट में वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दूं कि वो आज की रेट में खरीद लें और कल की रेट में जो है वहां से पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना बीइंग अ डायरेक्टर। क्लियर। ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी पर्सन। अब ये नहीं है कि कोई मेरी गुड फेथ में और मैं उसको अपना ऑफिस जो है पकड़ा के चली जाऊँ, ठीक है ना। मस्ट डिस्क्लोज हिज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। जितनी भी शेयर है, शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर 50%, 40, 60, तो वो चीज़ उसको मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर ड्यूटी टू कॉल स्टैट्यूटरी और एनुअल जर्नल मीटिंग, ये किसकी ड्यूटी होती है? डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। टू एंश्योर फुल एंड करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो भी प्रोस्पेक्टस, हम लोग कहते हैं ना कि प्रोस्पेक्टस जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें हमारे पास कंपनी के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में कंपनी क्या क्या परफॉर्म करने वाली है, उसी के थ्रू हम लोग तो पैसा मंगाने वाले हैं। वो एक्चुअल में ट्रू पिक्चर है कंपनी का, तो अगर वो सही नहीं होगा तो इट मीन्स कंपनी के सब्सक्रिप्शन पे फर्क पड़ेगा, कंपनी की प्रमोशन में फर्क पड़ेगा, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। और उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उसको जो है साइन भी करना है, ठीक है ना। सो एनुअल कहाँ पे थे हम लोग? टू एंश्योर फुल एंड करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ मैटर्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्लस साइन भी करेगा प्रोस्पेक्टस को उससे रजिस्ट्रार को डिलीवर करने से पहले, ठीक है। देन वी हैव टू फाइल विद रजिस्ट्रार द रिपोर्ट्स एंड रेजोल्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। अगर कोई रेजोल्यूशन पास ऑन किया है, कुछ और किया है, तो वो भी उसको सबमिट कराना पड़ेगा ताकि और लोगों को भी पता चले उस बारे में। टू परफॉर्म ऑल अदर ड्यूटीज एज असाइंड बाय द एक्ट। अगर स्पेसिफिक एक्ट के अंदर कोई और ड्यूटीज मेंशन, ये तो स्पेसिफिक ड्यूटीज है, बीइंग अ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर हम लोग कहते हैं बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एक गुड फेथ के अंदर किसी भी डायरेक्टर को ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी ही करनी है। क्लियर। प्लस अगर एक्ट के अंदर कोई चीजें डिफाइन है तो वो वाला काम भी डायरेक्टर करेगा। क्लियर है। आई होप हमें ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज, ठीक है, डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, ये पहले भी चीज आ चुकी है आई थिंक, है ना। तो इन दैट केस वहां पे हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 में ना ही क्वालिफिकेशन में बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डायरेक्टर की अगर हम कंपनी में हायर कर रहे हैं, प्लस ना ही क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर के बारे में बताया है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो कितने शेयर्स है उसको होल्ड करने पड़ेंगे। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ये चीज़ जो है मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप इतना क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, पोर्शन को लेके कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।